बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लफ्जी जंग के दौरान ये बात सामने आई है, ये खबर सामने आई है, अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जाएगा, बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा। जब बल्ले का निशान बैलेट पेपर के ऊपर मौजूद होगा तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि वो इतनी मकबूल है कि बल्ले के निशान की सूरत में वो कामयाब हो सकती है। राजा रियाज साहब जिस वक्त नून लीग का हिस्सा है, वो ये कहते हैं कि अगर ये ऐसा हो भी जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल पार्टी हो भी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तजर्बे की कमी है, इस वक्त उनके पास पैसे की कमी है और साथ साथ उनके पास इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए कोई चेहरा मौजूद नहीं, उनके पास वक्त मौजूद नहीं। क्या कहते हैं तमाम बड़े पंडित, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज के प्रोग्राम के अंदर एक जायजा और भी लेंगे कि इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर मौजूद हैं, अगर वो जेल में बंद हैं, तो शायद उनकी जिद भी इस तमाम मामले के अंदर जिम्मेदार है, कसूरवार है। क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज लाहौर चैम्बर में खिताब किया, उन्होंने कहा कि हम तैयार थे, शहबाज शरीफ साहब स्टेप डाउन करने के लिए तैयार थे, मैंने उनकी तकरीर पढ़ भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद हमने फैसला किया कि हम स्टेप डाउन इसलिए नहीं करेंगे कि इमरान खान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने धमकी लगाई थी कि वो लॉन्ग मार्च के जरिए इस हुकूमत को गिराएंगे, इसका क्रेडिट लेंगे। मियां साहब ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी, और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं हैं, झुकने वाले लोग नहीं हैं। मैंने कहा अभी मैंने शहबाज साहब की स्पीच तैयार थी, शाम को इन्होंने स्टेप डाउन करना था, स्पीच इनकी रेडी थी, मैंने स्पीच देख ली थी, और मैंने फिर इनको चंद घंटे पहले मैंने कहा उन्होंने धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, अब अल्टीमेटम के सामने आपने खड़े होना है, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, आप खड़े हो जाए। हमने स्टेप डाउन नहीं किया, बनाने हुकूमत को संभाल लिया, फिर उसके बाद कड़वे फैसले भी करने पड़े पाकिस्तान को बचाने के लिए डिफॉल्ट से, और फिर उसके बाद यके बाद दीगरे जब फैसले हुए तो फिर एक मजबूरी थी जो हमें करनी पड़ी। तो मैं शहबाज शरीफ साहब को भरपूर शाबाश देता हूं। मियां नवाज शरीफ ने लाहौर चैम्बर में क्या कहा आपने सुना, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जलसे में खड़े होकर किस तरीके से नून लीग के ऊपर लफ्जी गोराबारी की। उन्होंने कहा कि दूसरी और चौथी मर्तबा जो वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं उनको ना बनाए, मैं अपना CV पेश करता हूं। किसके आगे पेश किया, अवाम के आगे पेश किया या उन लोगों के आगे पेश किया जिस पर वो तनकीद कर रहे थे। जरा सुनते हैं बिलावल साहब ने कहा क्या। हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम ये 70 साल के बाबे जिनके पास शायद एक इलेक्शन और एक असेंबली बैठने का मौका मिले, क्या हम उनके हवाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल करना चाहते हैं? वही पुरानी सियासत जो अवाम को आउट रखता है और किसी पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं, और आज बाद में आपको बताया जाता है कि जनाब ये आपका MNA, ये आपका MNA, ये आपका वजीर आजम। तो इससे बेहतर कि हम किसी को दूसरी बार वजीर आजम बना दे या किसी को चौथा बार वजीर आजम बना दे, हम किसी को जिसको मौका ही नहीं मिला है एक बार मौका दीजिए, कभी आपको मायूस नहीं करूंगा। जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका दीजिए। बिलावल भुट्टो साहब इसके अलावा यह भी कहते हैं कि अगर बाप के साथ ताल्लुक कल नाजायज था तो आज कैसे जायज हुआ। अब बात कर रहे हैं बलूचिस्तान के बाप यानी कि बाप पार्टी के हवाले से। कहा क्या उन्होंने, किस पे तनकीद की, नून लीग को कितना आड़े हाथों लिया, जरा सुनते हैं। हमें तो PTM से निकाला गया और हमारा तो तनकीद ऐसे हुआ कि हम बाप से मिल गए, बाप के चंद सेनेटर्स का वोट तूने कैसे लिए। तो उम्मीद है कि नून लीग कंसिस्टेंट रहेगा, और अगर कल बाप बुरा था तो आज भी बाप बुरा होगा। मेरा तजवीज ये होगा वो लाहौर पे ही फोकस करें। तमाम बयानात ये बताते हैं कि इंतखाबात करीब हैं, इंतखाबी मुहिम का बस आगाज हुआ ही चाहता है। हो सकता है कि हो भी चुका हो, लेकिन हो सकता है कि इंतखाबी मुहिम के ऐलान के बाद इसमें मजीद शिद्दत आए। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया। अच्छा इसलिए कहेंगे कि बहुत तहम्मुल से रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो साहब मेरे छोटे भाई हैं,
इस तरह की बातें ना करें। बहरहाल सियासत के अंदर ये बातें होती रहती हैं। हम जायजा लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में सूरत हाल कितनी खराब होगी दोनों पार्टियों की, और साथ साथ उस खबर के हवाले से जिसका मैंने इब्तिदा में तस्करा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा रहा, उस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया आमिर इलियास राना साहब ने, इस्लामाबाद के बाखबर सहाफ़ी हैं। सर आपका भी शुक्रिया। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले इलेक्शन के अंदर बैलेट पेपर पे अपने इंतखाबी निशान के साथ मौजूद होगी या नहीं? क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की एक खबर है आज ही शाया हुई है जिसमें वो कहते हैं कि जी इत्तला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होगी, दुरुस्त तरीके से मौजूद होगी, पूरी ताकत से मौजूद होगी। तो अगर मौजूद होगी तो क्या सूरत हाल होगी, और क्या वाकई मौजूद होगी? मेरा ख्याल है कि मौजूद होगी, और मेरा ख्याल है कि इस कार्ड को बिल्कुल मुस्तकिल तौर पर ज़ाय नहीं किया जा रहा है, और उनकी ज़ाहिर है एक हद तक तो पॉपुलरिटी भी है, एक हद तक मकबूलियत भी है, और आप जो है उसको कैसे नजरअंदाज कर सकेंगे। मैं इलेक्शन लड़ेगी, उसका इंतखाबी निशान भी उसे मिलेगा, और इंतखाबी मुहिम चलाने की भी उन्हें इजाजत होगी। शायद उमर अयूब खान इस काबिल हूं कि वो इलेक्शन की मुहिम चलाएं, या और बहुत से लीडर जो पसे पर्दा चले गए हैं, अगर उनको जो है वो सरे आईना लाया जाए तो वो आकर सरे आईना क्या कहेंगे जो पसे आईना छुप कर बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे जनाब शफकत महमूद साहब और बहुत से लोग जिन्होंने गोशा नशीनी इख्तियार किया है। क्या गोशा नशीनी से बाहर आएंगे? क्या उन गोशा नशीनों को पार्टी टिकट जारी करेगी? पार्टी का जो है वो इंतखाब लड़ने के लिए जो उनका बोर्ड होगा, पार्लिमानी बोर्ड, वो क्या फैसले करेगा और वो किन लोगों को टिकट देगा, और टिकट की मंजूरी जो है तमाम लोगों की क्या जो है वो साबिक चेयरमैन या मौजूदा चेयरमैन, साबिक की मौजूदा की चक्कर में नहीं पड़ते, वो दे पाएंगे उन मंजूरी, या टिकट जो है वो वैसे ही फैसला किया जाएगा कि कुछ साकिब निसार की रिकमेंडेशन ली जाए, कुछ जो है वो किसी और की रिकमेंडेशन ली जाए, आप पूछा जाए कुछ जनाब चौधरी परवेज इलाही से कि जनाब आप अपने रिकमेंडेशन दें, और इसी तरह से कुछ और इत्तेहादियों और हमदर्दों और साथियों की कोई रिकमेंडेशन लेकर टिकट वगैरह बांटे जाएं, या हो सकता है कि बाहर बैठे हुए मुनी सिलाई से कहा जाए कि जनाब आप कुछ फैसले कर लें। तो इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, लेकिन लगारी साहब आपने अपनी जिंदगी में बड़ी बहारें देखी हैं माशाल्लाह, और आपने बड़े इलेक्शन कवर भी किए हैं, करीब से देखे भी हैं, नताइज भी मुरतब किए हैं, और अवाम की नब्ज किस तरीके से किस मौके पे किस तरीके से रिएक्ट करती है वो सब भी आपने देखा है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझे कि अगर बैलेट पेपर के ऊपर बल्ले का निशान है तो उसके बाद उन्हें किसी की जरूरत नहीं, चाहे फिर वो खंबा खड़ा कर दें, कैमरा खड़ा कर दें, कलम को खड़ा कर दें, दवात को खड़ा कर दें, किसी को भी खड़ा कर दें, तो बल्ले के निशान की वजह से कलम, दवात, कैमरा, पेन, हर चीज को जो है वो वोट पड़ेगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर में सीटों के एतबार से पाकिस्तान की बड़ी पार्टी होगी। ये एक तासुर उनके जहन में उभर रहा है, तो आप इस तासुर की नफी करेंगे, या आपको लगता है कि वाकई पॉपुलरिटी कोई ऐसी चीज है कि जो किसी चीज के ऊपर भी निशान लगवा दे वोटर से? ऐसा नहीं है, और ऐसा गलत समझा जा रहा है, और इतना पॉपुलर भी नहीं जितना हवा सोशल मीडिया ने खड़ी कर रखी है। मैं जब निकलता हूं तो मुझे मालूम होता है ना, जब शहरों में और देहात में, मैं पंजाब का देहात देखता हूं, मैं सराय की बेल्ट को देखता हूं, मुझे वहां इस सूरत हाल नजर नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी दीवाना होकर बैठा हुआ है, दीवाने हैं, और वो इतने हैं कि वो इलेक्शन में अपनी जो है शो ऑफ कर सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज कैप सेट कर दें। देखिए ये शेख मुजीबुर रहमान नहीं है, उनके 3.5 साल की कारकर्दगी ने कोई चिराग नहीं जलाए थे, इस मुल्क को अंधेरों में लेकर गए थे। इस मुल्क के अंदर महंगाई का तूफान उनका लाया हुआ था, बहुत से और मसाइल उनके पैदा किए हुए थे। ये जो तासुर है, ये तासुर बहुत ही खतरनाक है कि ना बंदा बहुत पॉपुलर, जैसे ये तासुर था कि बंदा बहुत ईमानदार है। भाई ये नहीं होता है ना, बंदा ईमानदार भी नहीं था, बंदे के बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। एक एक चीज को अगर देखें तो कहां से ईमानदार, कौमी खजाना उठाकर किसी के अकाउंट में डाल देना, ये वो ईमानदारी है। तो आप ये कहते हैं कि इंतखाबी लवाजमात जो है बहरहाल वो अपनी जगह हैसियत रखेंगे और उसके ऊपर ही इलेक्शन का फैसला होगा। मैं दोबारा लगारी साहब आपकी तरफ आता हूं, मैं जरा राना साहब की तरफ आ जाऊं। राना साहब आपका शुक्रिया के साथ
यही सवाल आपकी तरफ भी लेके आता हूं। अंसार अब्बासी साहब की खबर है, यकीनन आपकी नजर से जरूर गुजरी होगी। उसमें जो राजा रियाज साहब का भी तस्करा है। राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास पैसा नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तजर्बा नहीं होगा और वक्त नहीं है कि उम्मीदवारों को ठीक तरीके से सामने लेके आ सके या इलेक्शन कैंपेन चला सके, और लीडरान की भी एक कमी है। जाहिर है कि 9 मई के अंदर तकरीबन तमाम ही क़यादत जो है वो फारिग हो गई है। तो ऐसी सूरत में जिस तरह से लगारी साहब ने कहा कि ये कोई अंधेड़ नगरी चौपट राज नहीं है कि आप खंबे को खड़ा कर दें और सोचें कि बल्ले के निशान पे खंबे को भी वोट पड़ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है, खबर क्या आपके पास, तज्जिया क्या है? देखें, लगारी साहब के तज्जिए से मैं कोई इनकार नहीं कर रहा, और ज़मीनी हक़ाइक़ जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा और कागजात नामजदगी जमा होंगे और उनकी स्क्रूटनी होगी तो बहुत सारी चीज़ें उस वक्त होंगी। और बिल्कुल है, पॉपुलर हैं इमरान खान, उनके लोग हैं, लेकिन इलेक्शन डे ही मैटर करता है 70%। सब कुछ के बावजूद के वोटर पहुंचे और वोट डाले। ये आप जिसके पास भी जाएंगे ना, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के इलेक्शंस को देखते हैं, तो वो ये नहीं है कि खुद ब खुद कोई तहरीक चल पड़ी है और लोग जाके वोट डाल रहे होंगे। ये सोशल मीडिया पे ज़रूर डाल रहे होते हैं, और वो जाली वोट भी डल रहे होते हैं, वो टेक्नोलॉजी से भी डल रहे होते हैं, सब कुछ है। मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। अंसार अब्बासी साहब की खबर अपनी जगह पे होगी, जाहिर है वो जर्नलिस्ट हैं, उनका काम है, हमारा काम है खबर देना। आप ये बताएं कि जब आज से 5 साल 9 महीने पहले जब सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे थे, तो साकिब निसार साहब ने एकदम नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटा दिया था कि ये नाअहल हो चुके हैं, और फिर उनके दिए हुए सेनेटर्स सारे के सारे आज़ाद हो गए। उन्होंने कहा हम कायम मकाम सदर बना के दे देते हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये आज़ाद ही लड़ेंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इस तरह का काम दोबारा भी हो सकता है, चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरूमा का जो केस था 1988 में पार्टी सदारत का, चेयरपर्सनशिप का, उसमें था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी पार्टी को नाअहल ना करार दे दे तो आप उसकी सदारत नहीं छीन सकते। लेकिन साकिब निसार साहब ने 3 रुकनी बेंच ने 11 रुकनी बेंच के फैसले को ओवर रूल किया और ये कहा कि जी ये नवाज शरीफ पार्टी सदर नहीं हो सकते। अब मुझे ये बताएं आप, जब वो फैसला इन फील्ड है और इमरान खान आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं 5 साल के लिए नाअहल हैं, तो फिर किस तरीके से काम चलेगा? तो ये फिर उस वक्त मुख्तलिफ वकला की टीमें चल रही होंगी कि ये मेरा कैंडिडेट है, ये मेरा कैंडिडेट है। इसके लिए इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को सोचना होगा कि वो क्या इस पॉपुलैरिटी के जोन में इलेक्शन तक चले जाएंगे, या उन्हें सियासी कुव्वतों के साथ और जिनके साथ वो बात करना चाहते हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राव रस्म बना के कोई रास्ता उस्तवार करना होगा कि हाँ, जैसे लगारी साहब ने कहा, शफकत महमूद जो कामुकी के बाद से या वजीराबाद से पहले, हादसे से पहले से वापस गए थे और आज तक कहीं नज़र नहीं आए, इन खान साहब की सरिश्त में ऐसी है कि वो इन पे एतबार कर लेंगे? ये सबसे बड़ा मसला ये है कि खान साहब ट्रस्ट किस पे करेंगे? क्या पार्टी के अंदर मौजूद उस एलिमेंट को वो मानेंगे जो कहते थे कि ना करो गिराओ जलाओ, ना लड़ाई करो और सियासत करो? ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका खान साहब आज तक मेरा ख्याल है सोच ही नहीं सके। खान साहब की सरिश्त की आपने बात की, दो बातें राना साहब आपकी गुफ्तगू से निकलती है। मैं जरा लगारी साहब की तरफ भी जाता हूं, उन बातों का फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। खान साहब की सरिश्त के ऊपर आप दोनों से मैंने तबसरा लेना है। लगारी साहब, अगर नाअहली हो जाती है खान साहब की, जिस तरह से राना साहब ने एक मफरूजा पेश किया या राना साहब ने तारीखी दलाइल के साथ ये कहा कि ऐसा हुआ है माजी में और दोबारा भी हो सकता है, 5 साल के लिए तो वो नाअहल हैं ऑलरेडी। सर, नाअहली से मुराद यह है कि इंतखाबात में उनकी पार्टी अगर मौजूद ना हो, कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए मिसाल के तौर पे, तो लगारी साहब इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक जो है वो सवालिया निशान नहीं होगा? सवालिया निशान किस बात पर? उस वक्त नहीं था जब नवाज शरीफ को आपने बाहर कर दिया था, और उस वक्त नहीं था जब बेनजीर भुट्टो शहीद कर दी गई थी, उस वक्त नहीं था जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। यार, ये लाडले के लिए बड़ी रियायतें मांगी जाती हैं कि यार हमारा ये कल का लाडला है, बहुत प्यारा था, बहुत रात दुलारा था, हम तो इसको सिंगार कर बनाकर 16 सिंगार करके हम इसको तख्त पर लाए थे, ये थोड़ा बिदक गया था, अब ठीक हो जाएगा। ठीक भी नहीं हो रहा है ना। ये आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर एक अनापरस्त खुद पसंद शख्स को किस तरह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? तो सियासी लोग उनसे बात करने को तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी को राम करना चाहता है, फतह करना चाहता है, और वो जो ताकत के मराकज हैं वहां पर वो फाते के तौर पर दाखिल होना चाहता है।
और ये इस तस्वुर के साथ जाना चाहता है कि जी मैं सब कुछ हूं। तो अगर इस मुल्क में कोई और सब कुछ है तो ये कहीं किसी सूरत में भी पाकिस्तान की माजी की 50s की 60s की 70s की 80s की 90s की सियासी लीडरशिप से किसी तरह भी बड़ा लीडर नहीं है, ना ही उतना पॉपुलर है। मैं कहता हूं कि आज एक जमाने में जो फातिमा जनाब पॉपुलर थी ऐसा पॉपुलर नहीं है जनाब। ना जिस तरह से जुल्फकार अली भुट्टो थे पॉपुलर, आज तक जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के जलसों और रैलियों के रिकॉर्ड नहीं टूटे हैं, आज तक नहीं टूटे हैं। तो ये किस बुनियाद पर ये हम मान लें कि जनाब बंदा बहुत पॉपुलर है और इनकी क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाएगा। नवाज शरीफ को जो निकाल कर बाहर किया था, दीदा दिलेरी से बिल्कुल आंखों में मिर्चें डालकर इनको उठाकर बाहर कर दिया गया। और जिस तरह से जो सुप्रीम अपीलेंट कोर्ट है, जो सबसे आखिरी जो वो है अदालत है, वो बराह रास्त जो है वो एक केस की समाअत करके फैसले से पहले ये कहे कि एक चीज तो तय हो गया ना कि ये नाइल है। बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड पर आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं लगारी साहब मैं एक ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। राणा साहब मैं सवाल आपकी तरफ छोड़ के जा रहा हूं। ताकत के मराकज को खान साहब हमेशा से जो है वो पसंद भी करते हैं, उनको ही मुखातिब करते रहे। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब उनका लॉन्ग मार्च शुरू हुआ, यही लॉन्ग मार्च जिसमें नवंबर में उनके ऊपर हमला हुआ, उस लॉन्ग मार्च में जो उन्होंने तकरीर की, लाहौर में तकरीर की, मैंने वो भी सुनी, जो मुरीद के पे तकरीर हुई वो भी सुनी, और उससे पहले जहां जहां वो तकरीर करते रहे वो इब्तिदा यही करते थे कि मैं शहबाज शरीफ से क्यों बात करूं, मैं बात उनसे करूंगा। तनकीद भी उन पे करते थे, उनके नाम भी रखते थे, उनको बुरे अलकाब से भी याद करते थे, लेकिन साथ साथ ये भी कहते थे कि मैं बात उनसे करूंगा जिन्होंने फैसला करना है। तो फिर उन्होंने जब फैसला किया था तो उस फैसले के ऊपर मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि अमल नहीं हो सका और उन्होंने शहबाज शरीफ को मना किया कि वो स्टेप डाउन ना करें। ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राणा साहब आप ही से शुरू करूंगा। खान साहब जो है वो क्या अपनी जिद की वजह से आज जेल के अंदर मौजूद हैं? मियां साहब की गुफ्तगू जो थी लाहौर चैम्बर की वो तो यही बताती है। देखें, इसमें कोई शक ही नहीं है। मैंने जो सरिश्त का जिक्र किया था तो यही तो वो थी कि मैं ना मानूं और सिर्फ मेरी सब माने। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? आपने पंजाब असम्बली तोड़वा दी, आपने केपी असम्बली तोड़ दी, आप कौमी असम्बली से खुद बाहर चले गए और आपका ख्याल था कि मैं प्रेशर दबाऊंगा और मैं इलेक्शन भी ले लूंगा और आर्मी चीफ भी मर्जी का लगवा लूंगा, तो कर तो कुछ भी ना सके। फिर इस साल भी 25 जुलाई की तारीख इनको मिल रही थी। शाह महमूद कुरैशी से सुप्रीम कोर्ट में जब आईनी पंचायती वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तशरीह और पंचायती आइन चल रहा था और वो चीफ जस्टिस पूछ रहे थे कि बैठ के बात कर लें, तो जब दूसरे दिन वो गए हैं तो शाह महमूद ने कहा नहीं, मेरे तो हाथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं तो बात नहीं कर सकता ये इलेक्शन की डेट पे, कि मुझे तो पार्टी के अंदर नहीं किसी ने छोड़ा। फवाद चौधरी खड़े होकर उनको मीडिया के सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहे थे मीडिया के सामने कि कोई बात होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं मेरे साथ बहुत हो चुका। तो जब खान साहब मानते ही किसी की नहीं है तो फिर आज इन हालात में कोई सियासतदान हो, कुछ सोचे कि भाई आपकी 2 सूबों में हुकूमतें हैं, सारी दुनिया आपसे बात कर रही है, आप उनको तोड़ के हवाले कर रहे हैं। परवेज इलाही किस चीज़ की सजा भुगत रहे हैं? उन्होंने जो वादा किया था, 7 वोटर उनको मिल गए थे MPs वापस, और उन्होंने कहा था मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, तो उसकी सजा भुगत रहे हैं ना। जो वादा जिनसे किया था वो, और परवेज इलाही साहब को पता है ना कि वो बात क्या हुई थी और किस बुनियाद पे वोट मिले थे, तो उनको बिट्रे किया दूसरी दफा। पहली दफा जब दुआए खैर की PMLN पर और जरदारी साहब के साथ कि मैं वज़ीर आला आपका बनूंगा, और उसके बाद वो वापस चले गए PTI में और उनकी तरफ चले गए। आज उनके अपने हलकों में भी मसाइल हैं कि जहाँ चौधरी शुजात हुसैन के अपने छोटे भाई वजाहत हुसैन जो पहले इनके साथ थे, हुसैन इलाही जो भतीजे हैं उनके, और खुद जो बेटे हैं सालिक हुसैन और शाफे बड़े भी हैं, वो गुजरात में दोनों सीटों पे खुद फैमिली लड़ रही है इलेक्शन। अच्छा, तारिक बशीर चीमा लड़ रहे हैं। इनके पास जो वो कहते थे ना कि जिसकी बुनियाद पे आप स्पीकर भी बने, वो काफ़ी चीज़ें ज़मीन से इनकी भी निकल गई। अगर PTI कट टू साइड हुई है तो परवेज इलाही साहब का ग्रुप भी कोई अपनी जगह पे नहीं रहा, वो खड़े हुए हैं, लेकिन ये चीज़ें अलग हैं। अब खान साहब को सोचना है कि वो रास्ता कब और किससे कैसे लेंगे, क्योंकि उनके नज़दीक यही है कि मैं 9 मई मैं कर चुका हूँ और अब भी मेरे पास जोम इतना है कि मैं जो चाहूँ करूँ, तो उनसे हो नहीं रहा। आज उनका रिमांड भी हो गया नैब के केस में 190 मिलियन पाउंड वाले में 4 दिन का। अब उस केस का रेफरेंस बन के कोर्ट में जाना है और वो लंबा नहीं चलेगा। उसके अंदर इनकी अपनी कैबिनेट के 4-5 लोग गवाह हैं कि वहां क्या गुफ्तगू हुई थी। वादा माफ गवाह की बात नहीं कर रहा, गवाहियों की बात कर रहा हूं। उसमें MQM के लोग भी हैं, उसमें फवाद चौधरी का बयान है, शेख रशीद हैं, फैसल वावड़ा हैं, शीरी मजारी हैं कि हमने ये एतराज़ात किए थे उस वक्त कि ये लिफाफा बंद
खोलें और हमें बताएं कि क्या है। अब वो मफादात के ऊपर ही तो नैब ने चलना होता है ना, कि टकराव साबित करना है ना, और तो कुछ नहीं करना उन्होंने, कि आपको बदले में क्या मिला और क्यों मिला। यही दोनों से इमरान खान साहब से और उनकी अहलिया से पूछा जा रहा है कि जी आप बताएं कि ये ट्रस्ट कैसे वजूद में आया, और एक शख्स जो बिजनेस मैन है वो आप ही के नाम क्यों कर रहा है सब चीज़ें। और आप मतलब हम वीडियो ऑडियो पे ना जाएं, जो अंगूठी और इतने कैरेट का हीरा होना चाहिए, वो सारी बातें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। कुछ इनके अपने मुलाजमीन ने माना, जो बेगम बुशरा के साथ इनामुल्लाह का इंटरव्यू भी आया अभी, उसने कहा हाँ वो कन्वर्सेशन बिल्कुल दुरुस्त है, और मेरे पास फ़ोन में भी मौजूद है कि ये कन्वर्सेशन हुई थी। तो ये वो चीज़ें हैं जो खान साहब को जेल में लंबा अरसा रखने के लिए रास्ता बना रही हैं, और इक़्तिदार की दूरी क्या, पार्टी का इलेक्शन लड़ना मुश्किल बना रही हैं। बिल्कुल ठीक। इन हालात में लीडर को फैसले करने होते हैं ना, कि वो कब कैसे करेगा। वो मुझे नजर नहीं आ रही अभी तक सेंस के पीटीआई के लोग चाहते क्या हैं। पीटीआई के बड़े बड़े लोग ठहरे ही नहीं, ये इनको ठहरना चाहिए था। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का यही था कि 2-2 ढाई-ढाई साल लंबी जेलें भी काटी, 90-90 दिन के रिमांड काटे। आज इनके वकला ट्वीट्स कर रहे हैं बैठ के कि जनाब 4 दिन का रिमांड दे दिया। भाई वहाँ 89 डेज तो हर एक के कंप्लीट कराए जाते थे, मर्द हो या औरत हो, और अभी तो है ही 30 डेज का सिर्फ रिमांड। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब जरा मसला हो गया है, तो मेरा ख्याल है बात करनी चाहिए। जरा राणा साहब बात कर लेते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्जी जंग है। नून लीग ने गो कि अभी तक सख्त लाइन अपनाई नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा है कि पीपल्स पार्टी नफसियाती तौर पर नून लीग को अगला हुक्मरान तस्लीम कर रही है, और साथ साथ बिलावल साहब पे तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपना CV पेश किया है। लगारी साहब आप क्या तबसरा करेंगे, क्योंकि नून लीग तो कहती है कि ज्यादतियों का अजाला जो है वो लाडलापन नहीं होता, और बिलावल साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 70 साल के बाबों को 2-2 4-4 दफा हुकूमत क्या देनी है, मुझे दें। नहीं, मेरे ख्याल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कुछ कहा है, कम से कम मेरी हद तक तो वो अच्छा नहीं था। आप अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म पेश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को किसको दे रहे हैं, अपनी CV किसको दे रहे हैं, अपने आप बारे में किससे कह रहे हैं। आप ताकत के मराकज से कह रहे हैं, आप अदलिया के आला इदारे से कह रहे हैं, या आप अपने जो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में खड़े हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो आपने तो बाबू को छोड़ना है, वो बाबे आ जाएं ना आ जाएं, क्या हो क्या ना हो, लेकिन आपने तो मास्टर से बात करनी है ना। आपका कम्युनिकेशन जलसे में था, तो जलसे में लोगों से बात करें ना। आप इधर तो क्या बात कर रहे हैं, आप अपने CV क्यों लहरा रहे हैं कि जनाब आप उनको आजमा लिया तो आप मुझे वज़ीर आज़म बना लो। ये अच्छा नहीं था, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। उनकी पूरी सियासी जिंदगी के अंदर जो मुझे चीज बहुत खराब लगी वो ये थी कि अपने आप को बतौर उम्मीदवार पेश करना। ये गलत उस वक्त भी है जब नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। ये गलत उस वक्त भी है जब कोई शख्स उस मंजिल तक ना पहुंचा हो कि अवाम का फैसला है, उससे पहले अपने आप को कहना शुरू कर दे कि जनाब मैं वज़ीर आज़म हूंगा। ये मियां नवाज शरीफ भी खुद भी कह चुके हैं, उनके बारे में भी कहा ये चौथी बार वज़ीर आज़म आ जाए, चौथी बार वज़ीर आज़म। लेकिन यही समझा जाएगा ना कि जी वो लाडले के तौर पर आ रहे हैं, और ये अगर लाइन में खड़े हो गए हैं कि जी मुझे भी लाडला मान लिया जाए, अब छोड़ें बाकियों को, मुझे लाडला मान लें, तो ये भी हम नहीं मानेंगे कि ये ठीक बात है, ये दुरुस्त बात नहीं समझी जाएगी। आप अवाम के, आपने मिट्टी में बहुत बड़ा जलसा किया, मैंने कभी भी मिट्टी में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। जो एबटाबाद का जलसा था बहुत बड़ा जलसा था, आपने ठीक किया है कि जलसे किए हैं, लेकिन मासेस में जाकर आप ये जुबान और ये टून अख्तियार करेंगे तो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी कमजोर होगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी मासेस हैं, लोग हैं, वो लोग फिर आपके नहीं करेंगे कि जनाब तो आप तो इधर उधर देख रहे हैं, आप तो जो है वो अपने लिए स्पेस मांग रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप लाडला होने की साफ में जाकर खड़े हो गए। अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है लोग तो दूसरी तरफ देखेंगे। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब आप भी तबसरा फरमाइएगा कि ये नूरा कुश्ती है या पीपल्स पार्टी नफसियाती तौर पर किसी दबाव का शिकार हो गई है कि नून लीग की हुकूमत आ रही है, लिहाजा हमें भी जो है वो आगे बढ़ बढ़ के कहना चाहिए कि जी आप लाडले हो, हम लाडले नहीं है, लेकिन हमें हुकूमत दे दो। ये दोनों चीजें आपकी ठीक है। कुछ चाहते भी हैं कि इलेक्शन का तासुर भी बने ना, ऐसे ना रहे कि तासुर, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नवाज शरीफ के भी दिल पे हैं और जरदारी साहब के दिल पे भी हैं कि दोनों ने एक दूसरे को जब मौका मिला है अपना फ़ायदा उठाया है। और जो जिस बीएपी के पास जरदारी साहब पहुंच गए थे जब उसको उस वक्त क्रिएट किया गया था और उन्होंने कहा ये मेरे बच्चे हैं और उनको बुला के खाने शाने दिए और चेयरमैन बनाया सेनेट का सादिक संजरानी को, तो वो नवाज शरीफ के साथ वो जो चल रही थी गुफ्तगू उससे बिटरे होना था। फिर पीडीएम बनाया, पीडीएम में जब फिर दबाव आया, प्रेशर आया फैज़याबी का,
तो जरदारी साहब पीडीएम से निकल गए, बहाना गुफ्तगू कुछ भी हो, फिर दोबारा आदम एतमाद में हुए, हुकूमत बनाई, इकट्ठे बनाई और शहबाज शफीक ढूंढ रहे थे खुद बिलावल साहब चंद महीने पहले कराची में। तो ऐसे में जाके जब इतनी आप सख्त तनकीद करते हैं, पीएमएलएन बहरहाल फिलहाल तो होशमंदी का मुजाहरा कर रही है कि तनकीद उस तरह नहीं कर रही जिस तरह पीपल्स पार्टी की हर टीयर से, अब बिलावल साहब से लेके और हर तक ये गुफ्तगू शुरू है और पीएमएलएन निशाना है, क्योंकि उनको कुछ है, मेरी तो इतला है कि पीर पगाड़ा साहब के साहबजादे का टिकट भी नून लीग का होगा, फिर राशिद साहब का। लगारी साहब इस पर बेहतर जान सकते हैं कि फंक्शनल लीग का टोटल अदगाम भी हो सकता है और उनके लोग टिकट भी शायद पीएमएलएन का सिंध में ले। बिल्कुल आखिरी मिनट है, मैं राणा साहब आपने बड़ी अहम खबर दी है, मैं जरा लगारी साहब से कंफर्म करूं क्योंकि इख्तिताम मुझे करना है। लगारी साहब, क्या वाकई फूल के बजाय जो शेर का निशान होगा जो हुर्रों के लिए? नहीं, वो लड़ेंगे कहां से? खैरपुर से, सांगड़ से कोई सीट नहीं मिलती है। कौन सी जगह से इलेक्शन लड़ेंगे? पूरे सिंध के अंदर पीर पगारा या जो दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टियां हैं, पीटीआई है, जीडीए है, जो एमकेएम है, कौन एमकेएम शहर में लड़ेगी जाहिर इलेक्शन? पूरे सिंध के अंदर कौन सा उम्मीदवार कहां से जाकर इलेक्शन लड़ेगा? बशीर मेमन साहब काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं, मैं दावे से कहता हूं। तो कहां से जाकर इलेक्शन लड़ेंगे, किस हल्के से? और पीर वगैरह कहां से जाकर इलेक्शन लड़ेंगे? सर खैरपुर और सांगड़ की नशिस्तों पे 12 पोजीशन तो है ना लगारी साहब, जाहिर है आप बड़े, मैं आपसे बहस नहीं कर सकता, लेकिन वरियाम फकीर की सीट हो या फिर जो साईं यूनुस भी जीते जीते रह गए थे, मतलब ऐसा नहीं है कि फंक्शनल लीग की 2-4 सीटें पक्की है? नहीं, आप 2-4 सीटों का क्या करेंगे? उन सीटों से क्या हो जाएगा? अगर आप भी गई, तो पहली बात तो ये कि नहीं आ रही हैं, अगर आप भी गई, वरियाम फकीर के आगे, यूनुस साईं के आगे हमारे मेहरबान हैं, मेरे इंतहाई अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, और अगर उनकी सीट आ भी गई तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए, बहुत सी चीजें हैं जो बहुत सी चीजों को और ज्यादा ओवरलैप कर देती हैं। इनके करीबी ताल्लुकात और कितने हो गए? यूनुस साईं जो है वो समधियाना है जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, रिश्तेदारियां इनकी बहुत करीबी हो गई हैं, और करीबी रिश्तेदारियों के बहुत से और असरात भी होते हैं, और ये असरात हमने देख भी लिए हैं, जिस तरह से उनके ताल्लुकात और रिश्तेदारियां थी मखदूम अहमद महमूद से, और जिस तरह से और उनके यूसुफ रज़ा गिलानी से, इनके भी और गुल खिल रहे हैं, बहुत सी चीजें और भी सामने आ रही हैं। इससे कता नजर फिर भी सिंध के अंदर मुझे ठट्ठा से लेकर, अब कराची तो जाहिर है एक बड़ा मरकज है और यहाँ तो एक और किस्म का जंगल होगा, लेकिन ठट्ठा से लेकर अगर ज़ेरी सिंध की तरफ जाएं या दरिया सिंध के लेफ्ट बैंक पर जाएं तो आपको ठट्ठा से लेकर घोटकी तक और वहां कश्मीर से लेकर जाम शोरा तक मुझे कोई चीज नजर नहीं आ रही जिसको मैं समझूंगा जनाब इस चीज से जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी जो कुछ भी है कारकर्दगी उसके बावजूद जो है यहाँ इलेक्शन हार रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया लगारी साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया राणा साहब आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा था क्योंकि मैंने जाना है कायरा साहब की तरफ, लेकिन ब्रेक के बाद खुशामदीद। मेरे साथ मौजूद है कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने एबटाबाद के जलसे में कहा कि जी 3-3 और 4-4 दफा वाले या 2-2 दफा वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के बजाय मुझे बनाए 70-70 साल के बाबू को क्या वजारत उस्मा देनी। तो बहुत से लोग ये तनकीद कर रहे हैं कि शायद बिलावल साहब ने अपना CV पेश किया है क्योंकि आवाम से शायद इस तरह से खिताब होता नहीं है, ये तो मुखातिब कोई और था जिनके ऊपर खुद थोड़ी देर पहले बिलावल साहब तनकीद कर रहे थे कि पीछे कमरों में बैठ के फैसला करते हैं। क्या समझते हैं आप, क्या कहते हैं आप? हर सियासी लीडर अवाम के पास जब इलेक्शन आता है ना जी, तो वो इसीलिए जाता है, अपने आप को पुट करता है कि वो उनके मसाइल का बेहतर हल कर सकता है। ये अपने आप को पुट करने का एक तरीका कार हो सकता है, कोई अपने मंशूर के जरिए करता है, कोई गुफ्तगू में बहुत अग्रेसिव किस्म की गुफ्तगू करके करता है, कोई अपने माजी को बयान करके करता है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को मौका दीजिए, नौजवान भी डिलीवर कर सकते हैं। इस मुल्क के अंदर ये जो तस्वर है कि सिर्फ बड़े तजर्बाकार लोगों का काम ही पॉलिटिक्स है, ऐसा नहीं है, बल्कि साथ उन्होंने मिसाल दी कि नौजवानों मुझे चांस मिला था तो मैंने डिलीवर किया है, बाकी भी मिलेगा तो मैं डिलीवर करूंगा। तो ये तो उन्होंने इसको अगर CV भी समझा जाए तो अवाम के पास अपना CV पेश करने का और क्या तरीका हो सकता है, जलसों में ही करना होता है। यानी कि आप कहते हैं कि कोई एस्टेब्लिशमेंट के लिए या उन लोगों के लिए कि जिनके ऊपर तनकीद करे थे बिलावल साहब, उनको मुखातिब नहीं किया गया। एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू करना, या अगर आपका ख्याल है कि उनको राम करने के लिए या उनको मायल करने के लिए ये बात की है,
तो फिर तो अंदर बैठ के खुफिया बातें होती है, जलसों में खड़े होकर तो नहीं इस तरह किया जाता। अच्छा, वैसे कायरा साहब, मैं वैसे ही एक लुकमा देने के लिए कहता हूं कि मैंने खान साहब का पूरा लॉन्ग मार्च कवर किया जब तक उन पे हमला नहीं हुआ था। वो तो अपना सीवी स्टेज पे तनकीद करके एस्टेब्लिशमेंट को नए नए नाम दे के तब उनके सामने पेश करे थे और कहे थे कि शहबाज साहब से बात क्या करनी, शहबाज साहब बात तो मुझे उनसे करनी है, या सीवी तो मुझे उनको पेश करना है कि जो फैसले करते हैं। बहरहाल चले, ये मैंने बीच में वैसे खान साहब की सूरत हाल और थी, वो तो इस बात से अपनी नाराजगी का इजहार कर रहे थे, गुस्से का इजहार कर रहे थे, उनकी हुकूमत खत्म हुई थी और वो लोगों को अपनी हुकूमत होने के बाद अपनी तरफ माइल रखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा कायरा साहब, सूरत हाल तो नहीं है। कायरा साहब, नून लीग आपको रिस्पांस तो जरूर कर रही है, आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तनकीद को। बिलावल साहब ने तो यहां तक कहा कि महंगाई लीक है, फिर साथ साथ उन्होंने कहा कि जी अपने किए हुए कारनामों को तस्लीम करें। तो तनकीद तो आप लोगों की तरफ से बड़ी ताबड़तोड़ किस्म की हो रही है, होनी भी चाहिए, जाहिर है सियासत है, इलेक्शन की तरफ आपने जाना है। नून लीग बड़े तहम्मुल से रिप्लाई कर रही है। अगर मैं सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का कोट आपको करूं तो शहबाज साहब ने कहा कि बिलावल छोटे भाई हैं और इस तरह की बात ना करें, हम साथ मिलकर चलते रहें। तो आप लोगों की टोन इतनी हाई क्यों है? साथ मिलकर तो चलते रहे। देखिए ये गुफ्तगू करते हुए जलसों में मुखातबीन से कुछ एहसन इकबाल साहब की तरफ से आगाज हुआ, उनके बाकी दोस्तों की तरफ से आगाज हुआ, उन्होंने भी तनकीद की, जिसके जवाब में हमारी तरफ से भी तनकीदी अमल हुआ। ये दुरुस्त है कि हमें उसको मुनासिब अल्फाज भी रखना चाहिए। असल में मसला यह है कि हमारे यहाँ अवाम का मिजाज भी मिसालेदार बातें सुनने का है और तल्ख बातें सुनने का, और आपके यहाँ भी आप खुद देखिए ना, आप भी मजबूर हो गए हैं मीडिया वाले कि अगर किसी प्रोग्राम के अंदर तलखी ना हो, गर्मा गर्मी ना हो, जोश ना हो, आप बड़े एथिकल किस्म की बातें कर रहे हो तो रेटिंग गिर जाती है उसको। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, खान साहब को सिलेक्टेड आप लोग कहा करते थे और उसका पस मंजर ये था कि खान साहब किसी के कंधे पे चढ़कर आए थे, तो अब यही तासुर नून लीग के हवाले से भी है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लाडला कहा जा रहा है, लाडला प्लस कहा जा रहा है, तो आने वाले दिनों में मियां नवाज शरीफ भी सिलेक्टेड हो सकते हैं? देखिए, हम तो जो कुछ कह रहे हैं वो बड़ा सरेआम कह रहे हैं, जलसों में कह रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि इसका मियां साहब को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान की सियासत को भी नुकसान होगा। उनके साथ ज्यादती हुई थी, उनके साथ बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी, उनको गलत तरीके से सजा दी गई थी, वो खत्म होनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन उसका फोरम या रास्ता ये नहीं था। जिस तरह मुस्लिम लीग ने उस बात को पोर्ट्रे किया मियां साहब की अराइवल पे, जब मीडिया का तनकीद आई, अपोजिशन की आई, तो फिर उन्होंने उसको कहा कि जी उनके साथ होने वाली ज्यादतियां रिड्रेस हो रही है। तो रिड्रेसल जो है वो उसके माने बिल्कुल वही होते हैं जो हम कह रहे हैं। उन्होंने एक तरह एडमिट किया जो कि नुकसानदेह अमल है। बिल्कुल ठीक है कायरा साहब, बिल्कुल एक आखिरी सवाल है मेरे पास, एक आध मिनट ही था। जाहिर है कि वीडियो पे आपसे बात नहीं हुई, वरना तफसील से हम जरूर बात करते। तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ेगी, अंसार अब्बासी साहब ये कहते हैं, और साथ ही राजा रियाज साहब तबसरा ये फरमाते हैं कि इलेक्शन लड़ भी ले, मकबूलियत भी हो, तो इलेक्शन लड़ने के लिए जो वक्त चाहिए होता है, या जो पैसा चाहिए होता है, या जो सलाहियत चाहिए होती है, सलाहियत के साथ साथ तजर्बा चाहिए होता है, वो तहरीक इंसाफ के पास मौजूद नहीं है। तो आप इस बयान से मुत्तफिक हैं कि अगर इलेक्शन लड़ भी ले, मकबूल भी हो, तो जब तक पैसा ना हो, जब तक जो है वो क़यादत मौजूद ना हो, जब तक उम्मीदवार ठीक मौजूद ना हो, या इसके साथ साथ तजर्बे की एक बात है पूरी, वो सारी ना हो, तो उस वक्त तक इलेक्शन तहरीक इंसाफ खाम ख्याली है कि वो जीत जाएगी सारी सीटें खुद ब खुद ठप्पे पड़ने से? देखिए, एक बात ये कि पॉपुलैरिटी है, और पॉपुलर जमात जो है वो नए लोगों को खड़ा करके भी अपने वोट ले सकती है। ये तो नहीं है कि सिर्फ पुराने लोग ही जो है वो जरूरी होते हैं। ठीक है कि हमारे मुल्क के अंदर सियासी जमातें कमजोर हुई हैं और अफराद तगड़े हो गए हैं, इलेक्टेबल्स के नाम से वो ज्यादा पावरफुल हो गए, और गैर सियासी ये रवैया गैर सियासी है। ये पॉलिटिक्स का या जमहूरियत का मुनासिब या बेहतर रास्ता नहीं है, बट ऐसा है, मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल है। अगर पीटीआई, मेरा भी ख्याल है पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी, पीटीआई को इलेक्शन लड़ना चाहिए। पीटीआई अगर इलेक्शन में जाती है और उनके कैंडिडेटशिप कमजोर होता है, तो इस प्रेशर के अंदर उनके ऊपर दबाव जरूर रहेगा, लेकिन ये कहना कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे और जीत नहीं सकेंगे और ये नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि इलेक्शन कैंपेन अभी चलती कैसे है, बिल्कुल उनको स्पेस मिलती कैसे है। बाकी उनकी पॉपुलैरिटी है, बिल्कुल है, कुछ शक उसमें नहीं है, लेकिन ये कहना कि वो लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बाकी जमातों की भी पॉपुलैरिटी अपनी अपनी जगहों पे मौजूद है, और जब इलेक्शन आते हैं तो फिर इलेक्शन के अंदर
लोग अपने अपने रवैयों को देखते हैं। खान साहब के बारे में भी बहुत सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं। उनके जो सिंपथाइजर है वो उन्हीं के साथ है, मुस्लिम लीग के सिंपथाइजर उन्हीं के साथ है, पीपल्स पार्टी वाले हमारे साथ है। जो न्यूट्रल फिजा है, जो हवा का एक वोट गिना जाता है, जो स्विंग होती है, उसी के साथियों को ही देखा जा सकता है ना, जो फर्क डालते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।